Morning students. In previous lecture we discussed factors affecting the weather of a place. In today lecture we also some points that are also related to factors affecting the weather of a place, just like wind and rainfalls. मीन्स पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेदर को कौन कौन सा फैक्टर जो है सो इफेक्ट करता है, उसमें हम लोग पढ़े हुए थे। जो कि आपका उसमें पहला था आपका टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी था, और फिर हम लोग आज पढ़ेंगे रेनफॉल के बारे में और विंड के बारे में। उस दिन मैंने आपको ह्यूमिडिटी बताया था कि ह्यूमिडिटी द वाटर वेपर दैट आर प्रेजेंट इन होल्ड इन एयर आर नोन एज ह्यूमिडिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इसी से हमारा रिलेटेड है। कहता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ द amount of water vapor in the air at a particular temperature। Relative humidity is the ratio of the amount of water vapor in the air at the particular temperature। मीन्स कि किसी खास टेम्परेचर पे जैसे टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री हो गया, 25 डिग्री पे, मतलब किसी खास टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर वेपर का एयर में जो रेशियो होता है, एयर से वाटर वेपर का रेशियो, उसे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कि वाटर वेपर का कितना अमाउंट है इन द एयर, यानी एयर के रेशियो में हमारा वाटर वेपर कितना है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। और इसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग ये लिख सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी 100 में हम लोग निकालते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। इसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज मेजर विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज measured with the help of an instrument called हाइग्रोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ही एक्चुअली हम लोग हाइग्रोमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट रेनफॉल। अगला पॉइंट है हम लोग का जो कि वेदर को इफेक्टेड करता है, ये हमारा है रेनफॉल। क्या है? रेनफॉल। क्लियर? रेनफॉल भी हमारा वेदर को इफेक्टेड करता है। रेनफॉल इज द, हम लोग ये लिख सकते हैं, रेनफॉल
is the liquid form of water that reaches the surface of the earth from the atmosphere। यानी कहता है कि रेनफॉल इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर से जो वाटर का लिक्विड फॉर्म, यानी वाटर हमारे 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और वेपर स्टेट में मीन्स गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो जो लिक्विड स्टेट के फॉर्म के वाटर हमारे पास पहुंचता है वो भी एटमॉस्फेयर से, और हमारे सरफेस के पास उसे हम लोग रेनफॉल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में ज़रा जानिए कि कैसे होता है। वाटर सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? द मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आर फाउंडेड ऑन द हिमालय, आइसलैंड etc। यानी हमें कहें कि वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है मैक्सिमम हमारा हिमालय जैसे, यानी पहाड़ों के चोटियों पे जहाँ पे हमारा केवल ठंडे प्रदेश है, पोलर रीजन के नाम से। ठंडे प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर रीजन को। वो आइस का कैप है, मतलब वह केवल वाटर का सॉलिड स्टेट है, और जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज करता है वो आइस वहाँ से मेल्ट करना, धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू करता है, और मेल्ट करके वो हमारे पास तक नदी के माध्यम से, नाले के माध्यम से हमारे पास तक पहुँचता है। फिर जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वाटर का वेपराइजेशन होता है, यानी वह वेपर बनता है, इवेपरेशन होता है, और वह वेपराइजेशन होने के बाद वह फिर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। पहले कहाँ था? यानी बड़े बड़े पहाड़ों के चोटी पे वहाँ था, वहाँ से हमारा नदी में आया, नाले में आया, यानी हमारे सरफेस पे आया। फिर टेम्परेचर बढ़ने के कारण वह वेपर में कन्वर्ट हुआ, यानी सेकेंडरी। फिर जब यह वेपर ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, तो ऊपर जाने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फॉल करता है, टेम्परेचर में उसकी कमी आती है, और फिर धीरे धीरे वो वाटर का ड्रॉपलेट बनता है। किसमें बनता है? वाटर का ड्रॉपलेट बनता है। यहाँ तक कि अगर ज़्यादा उसका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन मीन्स होता है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच ए गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन मीन्स होता है कोई भी अगर लिक्विड गैसीय सब्जेक्ट अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसे हम लोग कंडेंसेशन, मतलब ठंडा होने को हम लोग कंडेंसेशन। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर फॉल करता है तो हमारा आइस के क्रिस्टल, मतलब कि आइस के भी रूप में वह पाया जाता है। और फिर जो कभी कभी आइस क्रिस्टल रह जाता है तो फिर बारिश के साथ कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि पत्थर भी गिरता है, तो वही आइस का टुकड़ा होता है। और नहीं तो फिर वह जब उस वेपर कॉन्डेंसेस होकर के फिर हमारा लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर गैसियस से लिक्विड में आ गया। पहले क्या था? आइस के रूप में। जैसे देखिए सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस, ये आइस हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया, ठीक है। गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर यानी वेपर हो गया, ठीक है। लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर हमारा वाटर हो गया, ठीक है। 3 स्टेट हो गया। तो सबसे पहले देखें कि आइस से हमारा लिक्विड में आया, फिर लिक्विड से वेपर में बना ऊपर, और फिर वह वेपर से कंडेंसेस होकर के फिर हमारा नीचे ठंडा होकर के फिर लिक्विड के रूप में वह आना शुरू हो जाता है। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि वाटर साइक्लिक है और एक कंटिन्यू होते रहता है। और जब यह रेन बन के हमारे नीचे सरफेस पे आता है तो हम लोग कहते हैं कि रेनी वेदर है, यानी वेदर को ये भी हम लोग कहते हैं कि इफेक्टेड करता है। रेन के कारण भी हमारा टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ठंडी भी लाने में एक काम है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे
क्या है, रेन गेज। रेन गेज से हम लोग इसको मेजर करते हैं। रेन गेज इज used to measure rainfall in millimeter in mm। हम लोग रेनफॉल जो होता है उसे हम लोग मिलीमीटर में मेजर करते हैं, और उससे रेन गेज हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेन गेज एक तरह का हमारा डिवाइस है जो रेनफॉल को मेजर करता है, और उसके हम लोग मिलीमीटर में हम लोग उसे मेजर करके देखते हैं। रेन गेज से हम लोग रेनफॉल को मेजर कर सकते हैं। ये भी हम लोग कई बार देखते हैं कि ठंडे के दिनों में ज़्यादा आइस का क्रिस्टल बनता है, क्योंकि ठंडे के दिनों में जो होता है सो हमारा टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को रेनफॉल के साथ साथ उसमें आइस आता है। या एक वर्ड फॉग भी है जिससे हम लोग कुहा बोलते हैं। तो कुहा बोलते हैं, अक्सर हम लोग को ठंडी में देखते हैं फॉग का। तो वाटर जो हमारा लिक्विड स्टेट में जो हमारा सरफेस पे जो वाटर रहता है उसका वेपराइजेशन होता है, जैसे वो थोड़ा सा हमारे अर्थ के ऊपर से जाता है तो उसका कंडेंसेशन यानी ठंडा होने लगता है, फ्रीजेज होने लगता है। और जैसे ठंडा होने लगता है तो अपना वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वह आ जाता है, क्योंकि हमने अगर जो खाना बनाया, अगर वाटर को गर्म किया जाए तो वेपर बन के निकलता है। और जैसे हमारे पास से ऊपर आया, जैसे कुछ छत के लेवल पे 10-20 मीटर 50 मीटर के डिस्टेंस पे वहाँ पे अगर जाता है तब तक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम हो जाता है, और जिसके कारण वहाँ पे वाटर ठंडा हो जाता है और वो छोटे छोटे वाटर का ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाता है। उसे ही हम लोग फॉग के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये हम लोगों ने देखा रेनफॉल भी हमारा इफेक्ट करता है। फोर्थ, जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, विंड भी है। विंड भी जो है हमारे वेदर को इफेक्ट करता है। ये विंड देखिए, विंड ब्लो ड्यू टू uneven heating of the surface of the earth। क्लियर? ये देखिए विंड हमारा इसमें कैसे हेल्प करता है। विंड ब्लो करने का पहले मेन कॉज जान लीजिए। कोई पूछता है कि हाउ विंड ब्लो, ये विंड कैसे ब्लो करता है, तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। हमारा अर्थ जो है वो एक बार में पूरे अर्थ के सरफेस का, जैसे ये अगर हमारी अर्थ है पूरी सरफेस, अगर इसको हम सरफेस बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे हम लोग रहते हैं। क्लियर? तो इस सभी पार्ट का टेम्परेचर एक समय में एक जैसा नहीं होता है, राइट? यानी जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं ऊपर ये हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे देखते हैं तो ये साउथ पोल है। ये पोल दोनों जो है सो थ्रू आउट द ईयर, सालों भर पूरी आइस कैप से ढका रहता है। यहाँ केवल आइस ही आइस है। क्या है? आइस, केवल आइस है। तो ये एरिया तो ठंड है, इसी के आसपास में आपका जम्मू कश्मीर सब वगैरह जो भी है, ठीक है, मतलब ठंडे प्रदेश। ये जो बीचों बीच जो आपका जो लाइन जो जाता है सो ये आपका इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, इक्वेटर कहलाता है। तो एक बार में हमारे अर्थ का टेम्परेचर एक समान नहीं होता है, जिसके कारण जो एरिया अगर हॉट होगा वहाँ से एयर राइज अप करता है ऊपर की तरफ, एयर राइज अप करता है ऊपर की तरफ। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। क्या पढ़े हैं? वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, यानी वार्म एयर जो होता है सो कोल्ड एयर से लाइटर होता है। देयर टेंडेंसी टू ऑलवेज मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन।
उसकी टेंडेंसी क्या होता है कि हमेशा वह अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो वार्म एयर अगर ऊपर जाएगा ऐसे, हमने पीछे का लेक्चर में हीट एंड टेम्परेचर में वार्म एयर ऊपर से जाएगा, तो साइड से जो भी होगा कोल्ड एयर मूव करके फिर इस प्लेस को फिलअप करने के लिए आएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू एक सर्किल बनती है, जिसके कारण एयर का ब्लो होना शुरू हो जाता है। तो विंड ब्लो ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर हमारा डिफरेंट होता है, डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट टेम्परेचर होता है, जिसके कारण एयर का ब्लोइंग होता है। तो ये हमारे मुख्य रूप से 4 फैक्टर हुए जो कि हमारे वेदर को इफेक्ट करते। इसके अलावा भी होता है, ठीक है, जैसे हमारा एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन हो गया, ये सब भी होता है। तो ये आपका 4 मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे क्लाइमेट्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।